हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 12th की यूनिट सेकंड जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूबिलिटी, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी क्या होती है, यानी कि आज हम सॉल्यूशंस जो हैं गैस इन लिक्विड के करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉलिड इन गैस से संबंधित जो है फैक्टर्स करवाए थे। तो आज हम गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी और इनको फैक्टर्स, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूबिलिटी क्या होती है, यानी कि गैस की लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी डिफाइन करो। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए यूनिट सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, जनरली वॉल्यूम मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर, maximum amount of gas that can be dissolved in unit volume, volume of solvent to form saturated solution, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सोल्यूबिलिटी डिफाइन करो। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस की वो मात्रा जो यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर ले लिया आपने, उस 1 लीटर में कितनी क्यूबिक सेंटीमीटर गैस, कितनी ml गैस मैक्सिमम घुल सकती है, वो उस गैस की सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। तो अब सोल्यूबिलिटी को फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। सोल्यूबिलिटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। यानी कि गैस जब लिक्विड में घुलती है तो कब ज़्यादा घुल सकती है या कब कम घुलेगी, यानी कि वो फैक्टर्स जो सोल्यूबिलिटी को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या कहता है, एक याद रखिए, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक क्या कहता है कि कोई पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा, यदि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट ही घुलेगा। मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर उसी जैसा केमिकली सिमिलर जो कंपाउंड है, सॉल्यूट है, वो ही डिजोल्व होगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो गैसें हैं ये नॉन पोलर है। कैसी गैस है ये? नॉन पोलर। यदि इसको वाटर में घोलें तो दीज आर वेरी लेस सोल्यूबल, या इनकी बहुत कम क्वांटिटी पानी में घुलती है, क्योंकि पानी क्या है, वाटर क्या है, पोलर। तो दीज आर नॉट केमिकल सिमिलर। नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा या स्मॉल क्वांटिटी इसकी डिजोल्व हो पाएगी। नियम क्या कहता है, लाइक डिजोल्व लाइक, कि जैसा सॉल्वेंट खुद है, पोलर है तो उसके अंदर पोलर ही गैस घुलेगी, नॉन पोलर है तो उसके अंदर नॉन पोलर ही घुलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि यदि इन्हीं गैसेज को आप हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, इन्हीं गैसेज को यदि इथेनॉल में घोलते हो तो ये ज़्यादा घुल जाती है, क्योंकि इथेनॉल क्या है, नॉन पोलर। यानी कि नॉन पोलर किस में घुलेगी, नॉन पोलर में, और पोलर गैस पोलर में घुलेगी। फिर इनका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि HCl, जैसे कि अमोनिया, ये गैसेज क्या है, ये पोलर गैसेज है, पोलर। तो ये आसानी से किस में घुल जाती है, वाटर में, क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है
कि जैसा पोलर सोल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर सोल्यूट ही घुलेगा, नॉन पोलर है तो उसके अंदर नॉन पोलर सोल्यूट ही घुलेगा। सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। बताइए गैसेस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है। गैसेस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो जाती है। क्या? द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करता है इज टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी decreases with increase of temperature। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि गैसेस का जो डिसोल्यूशन है, गैस जो डिसोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। गैस डिसोल्यूशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो इसको समझते हैं। एक्सोथर्मिक होने से क्या हो जाता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट चेंजेस इनटू सॉल्यूशन प्लस हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस। तो कोई भी गैस जब लिक्विड में घुलती है तो हीट हमेशा रिलीज होती है। तब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मैंने टेम्परेचर इसको इंक्रीज कर दिया, इसका टेम्परेचर, तो इधर हीट बढ़ेगी। अब ले चटेल प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही इसकी हीट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ से हीट कम होती हो, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, आप अरोमारक इंक्रीज के लिए यूज कर रहे हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। और वैसे भी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि यदि हम किसी कंटेनर के अंदर नॉर्मल वाटर को बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा स्मॉल बबल्स उस पानी में आपको ऑब्जर्व होते हैं। क्या? जैसे आप पानी को बॉयल करने लगते हो, टीनी बबल्स उसमें आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए देखते होंगे। वो क्या होता है? जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसके पास एनर्जी आ गई और पार्टिकल्स ऑक्सीजन के यहाँ से एस्केप होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन की घट गई। कैसे? जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जी जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके पास एनर्जी आई, एनर्जी आते ही ये पार्टिकल्स बाहर की तरफ एस्केप हो जाएंगे एंड सोल्यूबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका जो गैसेस का जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। और यदि हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ले चटेल प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाते ही सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज हो जाती है। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ना, इसमें हेनरी लॉ भी आता है। तो थर्ड पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर के साथ सोल्यूबिलिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद प्रेशर। प्रेशर के साथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, आप कोई भी गैस, कोई भी XYZ कोई भी गैस ले लीजिए आप। मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता हूँ।
मैं इस गैस को प्रेशर की सहायता से यहाँ डिसॉल्व कर देता हूँ। तो एक लॉ आया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो इसकी ज़्यादा मास, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि हेनरी लॉ भी ध्यान से पढ़ना। मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ऑफ गैस डिसॉल्व कर सकते हो, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे मास ज़्यादा घुलता चला जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p और KH p। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, KH लगाया, जहाँ KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, जहाँ KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। तो फिर से पढ़ें एक बार। प्रेशर, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम मान लीजिए हम एक लिक्विड लेते हैं और उसमें कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया गैस और ज़्यादा डिसॉल्व होगी, और बढ़ाया और ज़्यादा डिसॉल्व होगी। तो इसी को ही हेनरी लॉ की सहायता से एक्सप्रेस करते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। चलो अब इसकी दूसरी फॉर्म और देख लेते हैं। इसकी 2-3 फॉर्म्स हैं, ध्यान से समझना। आपने ये पढ़ा कि m इज इक्वल टू KH P, P पार्शियल प्रेशर या प्रेशर कह सकते हो, प्रेशर। अब मास पे क्या निर्भर करता है, मोल्स। यानी कि जैसे मास बढ़ाओगे मोल्स बढ़ेगा, और मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यदि ये लाइन समझ में आ गई तो आगे वाली जो डेफिनेशन है आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मास जैसे इंक्रीज करोगे मोल्स भी इंक्रीज होंगे। इसको एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है। कितने मोल्स हुए, बनाइए इसके मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास 2 मोल। अब मैं कहता हूँ मास बढ़ा देता हूँ पानी का। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 90 ग्राम वाटर है, तो बताइए कितना मोल्स बनाइए। 90 अपॉन 18 5 मोल। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे ही मैंने पानी का मास बढ़ाया मोल्स बढ़ जाते हैं। तो एक बात समझ में आई कि जो मोल्स है ना वो मास पे निर्भर करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हो 36 ग्राम था तो 2 मोल थे, 90 ग्राम कर दिया तो 5 मोल हो गए। यानी कि मास डिपेंड्स अपॉन दी, मोल्स डिपेंड अपॉन दी मास, और मोल फ्रैक्शन मोल्स पे निर्भर करता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो मास की जगह है हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि मास निर्भर करता है मोल्स पे, और मोल्स पे निर्भर करता है मोल फ्रैक्शन। तो एक डेफिनेशन यहाँ से निकल गई कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय x। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, यहाँ से हमने कांस्टेंट लगाया K P, और यहाँ से बताइए P की वैल्यू क्या आ गई, 1/KX। ये K उधर चला जाएगा। अब किसी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कांस्टेंट मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ ए कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये हो गया KH, और ये अनदर फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। जनरली ये फॉर्म ज़्यादा यूज होती है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ठीक है भाई। अब बताइए, आप जो KH है वो हेनरी कांस्टेंट है। इस हेनरी कांस्टेंट के बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सम पॉइंट्स अबाउट दी KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट। ध्यान से पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी KH। ये हेनरी लॉ समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, K लगाया, K उधर भेजा, अपॉन में आ गया। रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, हम KH लिखेंगे, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं KH के बारे में। तो बताइए KH पॉइंट्स अबाउट या ऑब्जर्वेशन अबाउट KH, पॉइंट्स अबाउट KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट के बारे में। तो क्या ये जो KH है दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, जैसे गैस अलग आएगी KH की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, यानी कि KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी कि KH की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैस पे निर्भर करती है। अभी आपने बताओ क्या देखा था, अभी आपने किया था कि भाई KHX यही तो फॉर्म थी। अब यहां से मैं KH को इधर भेज देता हूं, बताइए जैसे ही मैं KH बढ़ाता हूं तो P की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली इंक्रीज करोगे तो टोटल वैल्यू डिक्रीज होकर के आएगी। KH की वैल्यू बढ़ाई, P की वैल्यू कम होकर के आएगी। तो क्या बताओ, एज KH इज इंक्रीजेज, एज KH इज इंक्रीजेज पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज, पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेज। तो पार्शियल प्रेशर वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट और कर लो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही सोल्यूबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज। इसमें KH का कनेक्शन कहाँ से आ गया, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, KH जो है जैसे आप बढ़ाएंगे प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी, पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH बढ़ेगा, और KH बढ़ते ही सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस कर लेते हैं पहले, एप्लीकेशन से पहले लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है बताइए। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैसेस पर ही लागू होता है। आइडियल गैसेस जब गैस का टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो, तो गैस जो है आइडियल की तरह बिहेव करेगी और ये लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल टू द आइडियल गैसेस ओनली, यानी कि टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, द गैसेस शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड विद सॉल्वेंट और एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। डिसोसिएशन मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 को यदि हम वाटर में डाल देते तो हाईली सोल्यूबल अमोनिया, और ये कंपाउंड फॉर्मेशन चली जाएगी, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही मान लीजिए HCl को आप पानी में घोल देते हो तो इसका डिसोसिएशन हो जाता है, HCl टूट जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो हेनरी लॉ किस पे लागू होता है, जो कि गैस आइडियल है। दूसरा, वो उस सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन या डिसोसिएशन उसका नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस के बाद आता है एप्लीकेशन, कि फ़ायदा क्या हुआ हेनरी लॉ से। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ,
एप्लीकेशन ऑफ हैंडिला। हैंडिला की एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट है इन डीप सी डाइविंग, यानी कि जो गोताखोर हैं वो हैंडिला क्या यूज़ करते हैं, या उससे पहले एक पढ़ लेते हैं, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कैसे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होता है कि CO2 इज सील्ड, CO2 इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स solubility, solubility. CO2 is sealed under high pressure to increase the solubility in cold drinks, soda water, beer, etc. यानी कि इनमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर फिलअप कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक बोतल है कोल्ड, आप सोडा वाटर की समझ सकते हो, तो क्या करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर सील कर दिया जाता है और ढक्कन इसमें लगा दिया जाता है, यानी कि हाई प्रेशर पे इसको सील कर दिया। जैसे ही आप इस ढक्कन को ओपन करते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होते ही गैस की सोल्यूबिलिटी घट जाती है और गैस बबल्स आउट हो जाती है, यानी कि बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। आपने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हुए ये बात ऑब्जर्व भी करी होगी कि जैसे ही आप प्रेशर हटाते हो ढक्कन खोल करके, जो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो ये हैंडिला तो यूज हुआ, हैंडिला कहाँ यूज हुआ कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने उस पर प्रेशर लगा दिया, क्योंकि हैंडिला कहता है कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सेकंड एप्लीकेशन इन डीप सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स। जो गोताखोर हैं वो अपने साथ नॉर्मल एयर की बजाय डाइल्यूटेड एयर ले जाते हैं। हम समझते हैं कि यदि जो डाइवर्स हैं वो यदि नॉर्मल एयर ले जाएं सिलेंडर में भर करके तो क्या होगा, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, और उसके बाद होती है ऑक्सीजन। अब हम नॉर्मल एयर जो है सिलेंडर में भर के, और मान लीजिए कोई डाइवर नीचे चला जाता है तो भाई ये सांस के साथ जाएगी, साथ नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज हो जाएगी हमारे शरीर में, लेकिन नाइट्रोजन एज सच ब्लड में सोल्यूबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीजेज N2 की जो सोल्यूबिलिटी है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज इन ब्लड। यानी कि जैसे ही हम नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो नाइट्रोजन सांस के द्वारा अंदर गई उसकी सोल्यूबिलिटी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, वो ज़्यादा घुल जाएगी। ऑक्सीजन तो यूज हो ही जाती है। जैसे ही गोताखोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आता है, यानी कि समुद्र की सतह पर बाहर आता है, समुद्र की सतह के नज़दीक आता है, तो जो नाइट्रोजन है एज सच घुली रह जाती है और ये नाइट्रोजन उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसको दी बैंड्स कहते हैं, दी बैंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस। मोटे मोटे छाले टाइप में हो जाते हैं, छाले का मतलब अंदर से, वैसे नहीं बाहर से नहीं फूटते हैं वो। दी बैंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस, डिकम्प्रेशन सिकनेस, इसको दी बैंड्स डिकम्प्रेशन सिकनेस या दी बैंड्स रोग कहा जाता है। तो क्या समझे बताओ कि यदि नॉर्मल एयर ले जाए तो नाइट्रोजन घुलेगी ब्लड में और जैसे ही बाहर आते हैं तो उससे एक रोग क्रिएट हो जाता है जिसको दी बैंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर को हीलियम की सहायता से डाइल्यूट कर देते हैं। हीलियम की सहायता से क्यों? क्योंकि हीलियम की सोल्यूबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो हम इसको डाइल्यूट करके कैसा बना देते हैं, हीलियम को 11.7 और नाइट्रोजन को 56.2% कर देते हैं।
तो क्या ले जाते हैं फिर वो, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम यूज करते हैं। हीलियम की क्वांटिटी होती है 11.2, नाइट्रोजन की 56.2, ये 11.7 है, 56.2, और ऑक्सीजन की एक कंपोजिशन ध्यान रख लेना 32.1% है। तो बताओ क्या हुआ, ये मिक्सर डाइवर्स ले जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन की क्वांटिटी को घटा देते हैं ताकि उसको डी-बैंड या डिकम्प्रेशन सिकनेस का शिकार ना होना पड़े। थर्ड एप्लीकेशन हेनरी राख की, लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन people living at high altitude, climbers या people living at high altitude, climbers और people living at high altitude carry oxygen cylinder, यानी कि ऊंचाई पर रहने वाले लोग या जो पर्वतारोही है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है वो प्रेशर कम होता है, प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा O2 की सोल्यूबिलिटी जो है, O2 सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि O2 ऑक्सीजन की क्वांटिटी घट जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी घटेगी, जो आदमी जो है वो वीकनेस फील करेगा या अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, वो आसानी से प्रॉपरली सोच नहीं पाता है, या कहो उसको अनोक्सिया हो जाता है, यानी कि जो आसानी से नहीं सोच पाता, सोचने की पावर जिसकी घट जाती है, अनोक्सिया। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।